नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज हम एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए क्लास 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 14 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं बता दूं, 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। और टीजीटी एग्ज़ाम, जब आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो फ़र्क आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा जो आप पहले थे और इस सीरीज़ को देखने के बाद। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी कवर कर रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। सिंपली आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप सभी तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन है। नागा, पटकाई, बरेल पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो 4 ऑप्शंस हमेशा की तरह आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये पड़ती हैं पूर्वांचल रेंज में। अभी दोस्तों पूर्वांचल रेंज की बात करूं तो आप अच्छे से देख लेना कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पटकाई, नागा, बरेल, मणिपुर, मिज़ो हिल्स। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से राज्य हैं जो पूर्वांचल रेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम। और दोस्तों जब भी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं इन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इन्हीं तीनों पहाड़ियों की वजह से होती है, गारो, खासी, जैंतिया। और इनके नाम, ये नाम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे रहते हैं ट्राइब्स, जनजातियाँ। ठीक है, गारो जनजाति, खासी जनजाति, जैंतिया जनजाति एंड सोन। तो ये तीनों पहाड़ियाँ पड़ती हैं दक्कन का जो पठार है उस रेंज में। तो काफ़ी बार पजल करता है एग्जामिनर की ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पड़ती हैं। तो पूर्वांचल रेंज ऑप्शन में होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि पूर्वांचल में ही होंगी। नहीं दोस्तों, ये पड़ती हैं डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर प्लेट्यू क्या होता है। सबसे पहले तो पहाड़ियों के बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, होता तो ये मैदान ही है लेकिन बीच में से ऐसे उठा होता है और आगे जाके इस प्रकार से भूमि होती है। तो ये जो जगह है इसको बोला जाता है प्लेट्यू, जो कि ऊंचाई के साथ ऊपर मैदान स्थित होता है। और बाकी जो बिल्कुल प्लेन होता है उसे तो मैदान ही बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, वैसे तो आप इसे करंट अफेयर्स में भी ऐड कर सकते हैं, बाकी स्टैटिक जीके में भी हो जाएगा ये ऐड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। ये इंश्योर करता है कि क्या पूरी दुनिया में जो लोग हैं साक्षर हैं या नहीं। अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको साक्षर बनाने में विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। किसके द्वारा, आगे हम देखेंगे, आगे बताता हूँ। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद रखना। हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को। दोस्तों यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। तो शुरुआत कब हुई थी विश्व साक्षरता दिवस मनाने में? तो नवंबर 17, 1965, इसको याद रखना। अब आप सभी का काम क्या है, होमवर्क है आप सभी के लिए, यूनेस्को के बारे में जितनी भी जानकारी आपको है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हर एक स्टूडेंट आपका कमेंट पढ़े। और इस तरीके से लिखो कि दोस्तों लाइक करने पर वो मजबूर हो जाएं, जो भी आपकी कमेंट को पढ़ें, पूरी जानकारी लिख दो जो भी आपको आता है। अगर नहीं पता आपको तो कमेंट बॉक्स चेक करना,
देखना कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करते हैं सभी स्टूडेंट्स, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, ये काफ़ी गर्व की बात होती है दोस्तों किसी भारतीय के लिए जिसको भारत रत्न मिल जाता है। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री थे? अबे दोस्तों, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्या चीज़ है? सपोज करिए प्रधानमंत्री जो है ये कब बनता है इंडिया में, उसके जो भी एमपी होंगे अगर वो जीतेंगे, मेजोरिटी होगी, तब जाके कोई सरकार बनेगी, फिर प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन ये जो इंटरिम या फिर अंतरिम प्रधानमंत्री होता है, ये ऐसे ही डिसाइड कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। जो भी काम वगैरह होते हैं प्रधानमंत्री के, वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो इत्तेफाक से 2 बार इनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। पहले नाम जान लो कौन है ये। इनका नाम है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1964। अब इसको पढ़ने से पहले आपको जाना होगा 1962 में भारत चीन युद्ध, बहुत ही बड़ा झटका लगा था किसे? जवाहरलाल नेहरू जी को। इस सदमे को झेल नहीं पाए, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो जो भी प्रधानमंत्री के कार्य हैं कौन करेगा, फाइनली डिसाइड किया गया गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाएगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या हुआ इत्तेफाक देखिए जरा, 2 सालों बाद यानी कि इलेक्शंस वगैरह करवा के लाल बहादुर शास्त्री बने। क्या बने? ये बने दोस्तों प्रधानमंत्री, और ऐसे वैसे प्रधानमंत्री नहीं बने, काफ़ी फेमस थे। तो 1966 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1966 से पहले आपको जाना पड़ेगा 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इतने ज़बरदस्त व्यक्ति थे। इनकी जो रणनीति रही पाकिस्तान से लड़ाई करने की, इतनी ज़बरदस्त थी कि पाकिस्तान बुरी तरह हारा। और ताशकंद में वहाँ पे एक समझौता होना था, यूएसएसआर करवा रहा था समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कुछ एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज हुई, षड्यंत्र हुए, और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो फिर दूसरी बार क्वेश्चन उठा कि प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा, कार्य कौन करेगा? तो अगेन गुलजारी लाल नंदा। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए एक ही क्वेश्चन में। दोस्तों पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए, अदरवाइज मत पढ़िए, ठीक है? अगर आप जड़ तक जाएंगे तो ज्ञान तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस ही जाएगा। तो मेरी भी यही कोशिश है कि अगर पढ़ाऊँ तो अच्छे तरीके से, अदरवाइज नहीं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों तेलंगाना, कौन नहीं जानता इसके बारे में। यहाँ पे भी आपको एक नया राज्य देखने को मिला था। कब देखने को मिला था आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब कुछ आर्टिकल 3 और 4 में देखने को मिलता है भारत के संविधान में, ठीक है? तेलंगाना किस राज्य का द्विभाजन है? किस राज्य से इसे बनाया गया था? तो ऑब्वियसली आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो इस समय दोस्तों हैदराबाद ही है। हालांकि अमरावती जो है 2024 तक तैयार हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, ऑप्शंस को हमेशा देखना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब देखने को मिला था? तो 2014 याद रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। बाकी दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में जो भी जानकारी आपको है, जो भी आपको पता है इन दोनों राज्यों के बारे में, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है? मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। हालांकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके चेयरमैन कौन हैं, ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त, जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे मालूम है 15 अगस्त जो है अंग्रेज़ों ने क्यों हमें आज़ाद किया था 15 अगस्त को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त को ही ख़त्म हुआ था। तो इसी खुशी में 15 अगस्त को अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया था। तो 1969। बाकी दोस्तों आप ध्यान से देख लेना 1959 है या फिर 1969, इसमें थोड़ा सा मैं पजल हूँ, ठीक है। तो बाकी 15 अगस्त ये तो श्योर है बिल्कुल कि इसरो की स्थापना हुई थी। बाकी चेयरमैन की बात करूँ तो दोस्तों के सिवान इनका नाम है, काफ़ी चर्चा में रहे थे। चंद्रयान 2 ये जो मिशन था जब फेल हुआ था अनफॉर्चुनेटली। और बाकी हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलोर यानी कि कर्नाटक ज़िले में देखने को, कर्नाटक राज्य में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो जानकारी है जो आपको पता है आप कमेंट कर सकते हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। अब दोस्तों ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि कमांडर इन चीफ देश की आज़ादी के बाद भी देखने को मिले थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी। ऐसा क्यों था, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन का बोलना या फिर उनका मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान आज़ादी के बाद ना लड़ाई करें अचानक, तो इसलिए कमांडर इन चीफ जो थे वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही चूज़ किए गए थे। तो भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, इनका नाम याद रखना, बार बार पूछा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। और दोस्तों याद रहे जो जम्मू कश्मीर है वो आज का नहीं बल्कि कई साल या फिर कई दशकों पहला मामला है। तो इसको लेकर के 1947 जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इन दोनों देशों में लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने, तो इसको भी याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों यूनिसेफ। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है, आपने कमेंट बॉक्स में यूनिसेफ की फुल फॉर्म बतानी है। अगर नहीं आपको पता सीधा कमेंट करिए, मुझसे पूछिए कि सर यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। इसका मुख्यालय पूछा जाता है बार बार, ठीक है। यूनिसेफ और यूनेस्को ये दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। यूनिसेफ जो है ये स्पेशली बच्चों के लिए कार्य करता है, जो विकसित या विकासशील देशों के बच्चे हैं उनके लिए ये कार्य करता है यूनिसेफ, ठीक है। इसकी एम्बेसडर इस समय प्रियंका चोपड़ा हैं। तो दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे किसका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। अगर आपको नहीं पता तो देख लेना, नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, डिस्कवरीज का, आविष्कारों का। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम याद रख लो, और ये तो क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन याद रखो, इट्स इनफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2013 को नेशनल पीपल्स पार्टी का शुभारंभ किसने किया। अब दोस्तों हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेशनल पीपल्स पार्टी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्टी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 नेशनल पार्टीज इस समय हैं अब, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को देख लेना आप। दोस्तों ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है इसकी स्थापना हुई है 5 जनवरी 2013,
और संस्थापक कौन है? इनका नाम है पी.ए. संगमा। डी इज़ राइट आंसर। और मेघालय के आई थिंक ये सीएम हैं, तो इसको देख लेना, आगे पीछे हो सकता है कुछ भी, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ब्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक उन देशों के लिए जो विकासशील हैं या फिर काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज़ उभरती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो इसका सदस्य कौन नहीं है? तो मैंने जब बताया, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो ब्रिटेन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। स्थापना के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कब किया, क्योंकि इससे पहले ये ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था। 2010 में जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है। ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरोप की, सेंट्रल यूरोप की। तो इसकी राजधानी पूछी जाती है जहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर है। और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वियना याद रखना। दुनिया की सबसे अच्छी सिटी रहने योग्य, अगर कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेन में रहना चाहता है, उसके पास पैसे हैं या फिर जो भी है, उसका शौक है, तो दोस्तों वियना जाना ही चाहिए उसे। बेस्ट सिटी है वियना। उसके बाद ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों लोक नृत्य से है। झूमियर किस राज्य का लोक नृत्य है? झूमियर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा भी इम्पोर्टेंट एक स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेरुथोनी। अब इस बांध के बारे में आपको विशेषता बताऊंगा, और विशेषता ऐसी है आपको इसके बारे में याद रखने के लिए मजबूर कर देगी ये चीज़। चेरुथोनी बांध जो है दोस्तों, पहले तो राज्य आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलता है केरल में। ठीक है, बिल्कुल साउथ में इंडिया के। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है टिहरी बांध, उसके बाद भाखड़ा बांध, और उसके बाद इसका नाम थोड़ा सा टफ है याद रखना, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, चेरुथोनी। चेरुथोनी डैम जो है दोस्तों ये इंडिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो इसलिए याद रखना, बार बार पूछा जाता है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। पाल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि इसका पहला शासक कौन था? तो पाल यानी कि गोपाल। तो ए इज राइट आंसर। 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक आयरन। ऊपर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखा था, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन की बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि कपड़ों को प्रेस करना एंड सो ऑन। तो दोस्तों स्त्री, इलेक्ट्रिक स्त्री का आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल सही आंसर है, इनका नाम है हेनरी डब्ल्यू सीले। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भी याद रखना कि 1882 ईस्वी में इलेक्ट्रिक आयरन की खोज की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है हाई लेवल एग्जाम्स में। आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम आती है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और वो क्या करता है, एक लेंस की तरह उसने रखा होता है, उसे हमारे मुंह में डालकर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें जो दर्पण है या फिर मिरर है वह कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार नाई वाला आता है कि नाई ने जो शीशा लगाया होता है वह कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो डेंटिस्ट के पास होता है कनकेव यानी कि अवतल लेंस, और नाई के पास भी यही होता है मिरर। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। दुनिया की सबसे गहरी खाई, अब खाई क्या होती है?
यह है दोस्तों पहाड़, यह है दोस्तों प्लेट्यू, और ये है मैदान। अब यहाँ पे क्या आ गया, समुद्र। ठीक है। अब दोस्तों समुद्र में भी पहाड़ होते हैं लेकिन नीचे की तरफ, यानी कि खाई, जिसे हिंदी में आप गर्त कह सकते हैं। तो दुनिया की जो सबसे नीची खाई है वो कौन सी है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मरियाना ट्रेंच। ये दोस्तों प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में पड़ती है, तो इसको भी याद रख लेना। कलिंगा वॉर, कलिंग का युद्ध कौन नहीं जानता। अगर मैं बात करूं महान अशोक की, तो इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी ही बदल ली थी। बिल्कुल ये लड़ाई झगड़े सब बंद कर दिए थे, युद्ध वगैरह। तो ये युद्ध हुआ कब था? इसमें लाखों लोग मारे गए थे। ये युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे कलिंग की बात करूँ इस समय, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से देख लेना। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, HPG के, रीजनिंग एंड सो ऑन। अभी तक प्राइजेस कम रखे हैं, जल्द ही बढ़ाए जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी समय कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए इस एग्ज़ाम में। बाकी इस PDF फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर मैसेज करके, ज़रूर मैसेज करना। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।